अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। बहुत सारी अच्छी खबरों के साथ आज तो हाजिर हुए हैं और पाकिस्तान के लिए यकीनन आज का जो दिन है वो प्राउड बहुत ज़्यादा सारे पाकिस्तानी हैं, क्योंकि हम सब ने देखा कि कल जो है वो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल आ गया। इस हवाले से मज़ीद भी बात होगी, मज़ीद डिटेल से भी आपको आगाह करेंगे, लेकिन तमाम पाकिस्तानियों को इस बात की मुबारकबाद, क्योंकि ये सब के लिए बाइस फ़ख्र बात है कि पाकिस्तान एक अरसे के बाद जो है वो ओलंपिक्स में अपनी जो है वो दोबारा जगह बनाई है, और जो ना सिर्फ जगह बनाई हमने बल्कि मेडल भी लेकर आए हैं। तो इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे, तमाम लोगों को मुबारकबाद भी इस हवाले से, लेकिन साथ साथ जो है वो आज सबसे पहले कहानी का आगाज़ करते हैं और कहानी से ही हम अपने शो की शुरुआत करते हैं। तो आइए उस पर नज़र डालते हैं। तो एक दफ़ा का जिक्र है कि एक छोटे से गाँव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम अली था। अली बहुत ही नेक बच्चा था और अच्छा बच्चा था। वो हमेशा अल्लाह ताला की इबादत करता, सच बोलता और जो है वो अपने माँ बाप की अताअत करता था। एक दिन अली के वालिद ने उसे बाजार से कुछ सामान लाने को कहा, तो अली खुशी खुशी बाजार गया और सामान खरीद कर वापस आ रहा था कि उसने रास्ते में एक बूढ़े शख्स को देखा जो बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा था। अली ने पूछा, दादाजी आप क्यों परेशान हैं? बूढ़े शख्स ने कहा, बेटा मैं अपने घर का रास्ता भूल गया हूँ और मुझे नज़र भी कम आता है, जिसकी वजह से मैं अकेला घर नहीं जा सकता। अली ने सोचा कि बुजुर्ग की मदद करना अल्लाह ताला की रज़ा है। अली ने बूढ़े शख्स का हाथ थामा और उन्हें उनके घर तक पहुँचाया। बूढ़े शख्स ने अली को दुआएं दी और कहा, बेटा अल्लाह तुम्हें इस नेकी का इनाम दे। अली खुशी खुशी अपने घर वापस आया और जब वो घर पहुंचा तो उसके वालिद ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा आज तुमने बहुत बड़ी नेकी की है, अल्लाह पाक ऐसी नेकियों से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अली ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और दिल में अहद किया कि हमेशा नेकी के काम करता रहेगा, क्योंकि नेकी का इनाम ज़रूर मिलता है, चाहे वो हमें दुनिया में मिले या आखिरत में मिले। तो इस छोटी सी कहानी में सबक क्या था? कहानी क्या थी? बस एक बात थी कि जी हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि हम जब दूसरों की मदद करते हैं तो अल्लाह ताला भी खुश होते हैं और नेकी का सिला अल्लाह ताला नेकी के ही बदले से देते हैं और आपको उसका अच्छा सिला मिलता है। हम ये समझ रहे होते हैं बहुत सारी दफ़ा कि जी मैं बहुत कुछ अच्छा लोगों के साथ करता हूँ, लेकिन मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं होता? तो हम कभी इस तरह से भी परसीव नहीं करते चीज़ों को कि हम शायद ये नहीं समझ पा रहे होते कि अल्लाह ताला ने कहा है ना कि बहुत सारे इनाम आखिरत में ऐसे हैं जो दुगने तिगने करके आप तक पहुंचा दिए जाएंगे, जो दुनिया में आपको जिसका अंदाज़ा भी नहीं है कि आपको किस तरह के रहे। तो दुआ तो ये करनी चाहिए कि अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में हमें इसके नाम दे, अल्लाह ताला हमें जो है वो भलाई से नवाजे, सुरखरू करे। तो हम जब इस अप्रोच के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, तो वो बेलॉस होगी, बेमतलब होगी, बेमायने नहीं होगी। यकीन अल्लाह ताला उसका सिला ज़रूर देंगे। तो इसी बात के साथ जो है वो शो का आगाज़ करते हैं। आज जुम्मतुल मुबारक का दिन भी है, जुम्मे के हवाले से भी बात होगी, लेकिन सबसे पहले जो है वो आज की जो टॉप स्टोरीज़ हैं उस पर नज़र डालेंगे। लेकिन पहले अपने मेहमानों का तारुफ भी आपसे करवाएंगे। मेरे साथ इस वक्त जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं, वेलकम टू द शो। और साथ साथ जो है वो खुर्शीद रहमानी भाई भी जो है वो शामिल गुफ्तगू होंगे। खुर्शीद भाई को भी वेलकम करते हैं शो में। तो सबसे पहले जो टॉप स्टोरी है और आज की जो हाईलाइट है, जो रात से हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़ेर बहस चीज़ है, उसके हवाले से बात करते हैं, क्योंकि अरशद नदीम शाह साहब जो हैं, जो कि फ़ख्र पाकिस्तान है इस वक्त और बाकी प्राउड मूवमेंट है पूरे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि 40 साल के बाद कोई इनफरादी सतह पर, इनफरादी तौर पर जो गोल्ड मेडल है वो पाकिस्तान में आया है। अभी भी जब ओलंपिक्स स्क्वाड जा रहा था तो बातें बहुत थोड़े से लोग हमारे गए। जब हमने दूसरे स्क्वाड्स देखे तो हम रश कर रहे होते हैं उन सब के ममालिक के जो है एथलीट्स को देखकर, स्पोर्ट्समैन को देखकर कि हमारे यहाँ से कितने से कम लोग गए। लेकिन जो भी लोग जा रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। अभी तक हमें बहुत बेहतर परफॉर्मेंसेस नज़र आ रही हैं और अर्शद साहब ने गोल्ड मेडल हासिल किया। इस हवाले से तो कल एक जश्न का सा समा है। सोशल मीडिया पर हमने देखा कि वाकई बहुत खुशियाँ जो है वो मनाई गई और लोग इसको फॉलो भी कर रहे थे। तो बड़ी एक अच्छी बात। और इस गोल्ड मेडल के जीतने के बाद जिस हुकूमत है उसने 5 करोड़ रुपए उसका ऐलान किया उनके लिए। इसके अलावा गवर्नर लेफ्टिनेंट कामरान खान टेसोरी साहब ने भी जो है वो कहा है कि 20 लाख रुपए उनको दिए जाएंगे। इसके अलावा प्राइवेटली भी बहुत सारे लोगों ने कहा है कि जैसे ही अरशद नदीम साहब आएंगे तो उनके लिए जो प्राइजेज़ हैं वो जो है वो रखे जाएंगे। अच्छा, अली ज़फ़र साहब ने भी कल फौरी तौर पर जो है ना, जो हमारे मारूफ सिंगर अली ज़फ़र, उन्होंने भी ऐलान किया कि वो उनकी तरफ से भी 1 मिलियन। इसके अलावा मेयर कराची ने एकेडमी बनाने का भी कहा है, जिसकी सारी निगरानी जो है वो अरशद नदीम करेंगे। तो मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि ये एक प्रोलॉन्ग जो है ना वो आपका एक फ़ैसला होगा, जिस पर अगर वाकई नज़रसानी की जाए, इसको बना दिया जाए, उस एकेडमी में एथलीट्स को जो है वो परवान चढ़ाया जाए, तो ये एक ऐसा
पौधा होगा जो आगे जाके हम नरिश अगर हो जाए तो इंशाल्लाह ताला हम ओलंपिक्स में जो हमारा खोया हुआ मकाम है वो हासिल कर सकेंगे। तो बहुत अच्छी बात, माली मदद होना भी स्पोर्ट्समैन की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और खैर बहरहाल बहुत खुशी का सा समा था। तो सबसे पहले इसी पे बात करते हैं, बाकी टॉप स्टोरीज पर ज़रा बाद में नज़र डालेंगे क्योंकि ये सेलिब्रेशन का माहौल जो है ना वो इसको जाने नहीं दे सकते। जावेद भाई आया रात में तो वही देख के दिल जो है वो खुश हो गया, नींद उड़ गई थी। मुझे याद है जब पाकिस्तान ने 1984 में लॉस एंजल्स में हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था, तो वो ब्लैक एंड वाइट दौर था, टीवी ज़्यादातर उस वक्त ब्लैक एंड वाइट होती थी, बहुत कम लोगों के पास कलर टीवी थी, तो पाकिस्तान जीता। उसके बाद यानी 4 दहाई लग गई आपको गोल्ड मेडल जीतने में। तो अब लेकिन 88 में पाकिस्तान के बॉक्सर हुसैन शाह जो हैं उन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता था बॉक्सिंग इवेंट में। उसके बाद 92 बार्सिलोना ओलंपिक में जो है पाकिस्तान हॉकी टीम जो है कांसी का तमगा जीतने में कामयाब हुई थी। अब यानी आप कहें कि 32 साल लगे कोई भी मेडल ओलंपिक में जीतने में पाकिस्तान को, तो ये एक बहुत बड़ा दिन था पाकिस्तान का। और 4 दहाई बाद पाकिस्तान ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है, तो इससे बड़ी कोई ख़बर होनी चाहिए। लेकिन इसके पीछे मेहनत ज़्यादातर जो है अरशद नदीम की है। लेकिन हम लगता है मुझे कल सोई भी कौम जाग गई, सबको याद आ गया इनाम देना है, ये करना वो करना सब। अब जो एक बस जा रही होती है ना, मैं तो अक्सर देखता हूँ, मैं बोलता भी कि चलती हुई बस में सब चढ़ जाते हैं। कल किसी ने ये इस तरह का कोई स्टेटमेंट भी पास किया, कोई बोल भी रहा था ये कि अब सब बात कर रहे हैं। अरे उससे पहले सोए हुए थे, डिपार्टमेंट टीमें बंद कर रहे हैं, आप कोई फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे हैं। आपको कराची सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का, वहाँ पे स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ जो एथलेटिक्स की फैसिलिटीज़ है वो ज़ीरो है, यानी ना होने के बराबर है। वहाँ टार्टन ट्रैक कोई 10 साल से ख़राब हो चुका है, उसको चेंज नहीं कर रहे, अब होगा तब होगा। SOP बन रही है, बजट पास हो रहा है, फिजिबिलिटी बन रही है, PC1 बना, लेकिन 10 साल से ज़्यादा अर्सा हो गया हम लोग बार बार रिपोर्ट कर करके थक गए कि वहाँ टार्टन टैंक फट गया है, कई जगह से टूट गया उसको। अच्छा, वो आपने टार्टन ट्रैक होता है सिर्फ ऑफिशियल या प्रोफेशनल खिलाड़ियों के लिए, आपने पब्लिक के लिए वॉक के लिए खोल दिया, मेंबरशिप लेके 1000 रुपये। तो ये टार्टन ट्रैक वॉक की नहीं है, मेरी सुबह वॉक करने की जगह नहीं है। ये टार्टन ट्रैक ऑफिशियल है, प्रोफेशनल खिलाड़ियों के लिए होती है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। हमने सिर्फ नोट छापना है, PSG ने नोट जमा करने हैं, वहाँ आए दिन वो स्कूल प्राइवेट स्कूल को प्रोग्राम करते हैं, वहाँ मुख्तलिफ खेल कूद होते हैं, लेकिन वो खेल कूद की जगह नहीं है टार्टन ट्रैक, वो एथलेटिक्स की जगह है। एथलेटिक्स को इसलिए मदर ऑफ स्पोर्ट्स कहा जाता है। अब एथलेटिक्स में एक बार आ जाए तो बाकी खेलों के लिए आप फिट होते हैं, बस आपको टेक्निक में बेहतरी लानी पड़ती है। अच्छा, फिर सारे चैनल भी बड़ी जय कर रहे हैं कि बड़ी बात हो रही है अरशद नदीम की और ऐसा सब मुबारकबाद, ये भूल गए सारे चैनल। हमारा चैनल सिटी 21 में ख़ास तौर पर बोलूँगा जो लोकल न्यूज़ है, लोकल खबरें, लोकल स्पोर्ट्स को बहुत प्रोमोट कर रहा है पिछले जब से ये आया है। लेकिन बाकी चैनल क्या कर रहे हैं? क्या वो कभी कौमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप के मुकाबले दिखाते हैं? क्या उसमें उनको पता है कौन है चैंपियन? उसकी 26 कैटेगरी है, एक इवेंट भी नहीं दिखाते, टेबल टेनिस के मुकाबले नहीं दिखाते, कोई ये बताते नहीं कौमी चैंपियनशिप कब हो रही, कहाँ हो रही है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। हम कोई परफॉर्मेंस, हमारा ज़्यादातर फोकस क्रिकेट पे या बस चढ़ते हुए सूरज को प्रमोट करना। अभी हर बंदा, लेकिन आप ये तो देखें कौमें बनती कैसे हैं। ईरान जैसे मुल्क ने इतनी परेशानी, इतनी तबाही, उसने इतनी पाबंदी, उसने भी 2 गोल्ड मेडल लिए हैं। ये अच्छा हुआ पाकिस्तान ने 1 गोल्ड मेडल ले लिया। पाकिस्तान मेडल टेबल्स पे 53वें नंबर पे आ चुका। इंडिया अभी भी 64वें नंबर पे, उसने 5 मेडल लिए में 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, लेकिन चूंकि मेडल गोल्ड नहीं है उसके पास तो इसलिए वो 64वें नंबर पे। वरना तो मेडल स्टेबल है कि उनका तो स्क्वाड बढ़ा जाता है और काफी सारे उनके सबसे ऊपर जो जाते हैं। अमेरिका है 30 गोल्ड मेडल के बाद, उसके बाद जो है आज तक यानी कल रात तक, और उसके बाद चाइना जो है चीन 29 गोल्ड मेडल के बाद दूसरे नंबर पे। तो बड़े मुल्क बड़ा काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। स्पोर्ट्स ऐसे नहीं, वहाँ स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट होता है, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री बनती है। हमारे यहाँ 25 करोड़ की आबादी है, लेकिन उस हिसाब से कुछ भी नहीं है स्पोर्ट्स मेरी नज़र में। यहाँ स्पोर्ट्स को, एजुकेशन को, हेल्थ को इतनी अहमियत दी नहीं गई। देखें, आप ये नहीं हो सकता कि आप स्पोर्ट्स को डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से शुरू करें। बड़े स्पोर्ट्स को आपने स्कूल से शुरू करना है, नर्सरी लेवल से, ग्रास रूट लेवल से। एक वक्त था जब सारे स्कूल ऐसे ही होते थे हमारे यहाँ जिसमें स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ होती थी, ग्राउंड ज़रूर होता था। अब तो स्कूल जंगले में और बंगले में, तो स्कूल अब बड़ी जगह पे नहीं। जब स्कूल से आपको खिलाड़ी मिलेंगे छोटी उम्र से, आप देखें एथलेटिक्स में या जिम्नास्टिक वगैरह में कि रशियन या और यूरोपियन खिलाड़ी होते हैं, कितनी छोटी उम्र के वो होते हैं, 15-15 साल के, वो ओलंपिक में मेडल ले रहे हैं। इससे भी छोटे जो है ना बच्चों को तो ट्रेन करें। फुटबॉल में आप देखें ना कि 7-8 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चों को वो ट्रेनिंग्स देना शुरू। अच्छा, हमारी खुर्शीद भाई, सबसे पहले तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? दूसरी बात ये कि जो बात अभी जावेद भाई करें वो तो यकीनन अभी मेयर साहब ने भी ऐलान कर दिया अकेडमी बनाएंगे,
लेकिन प्राइवेट अकेडमीज़ तो बस फुटबॉल वगैरह की कुछ मैं देख रही हूँ कि चल रही है, लेकिन वाकई एथलेटिक्स के लिए मुझे कोई ऐसी कोई खास अकेडमी नज़र नहीं आती, सिवाय जो है वो क्या कहते हैं नेशनल अकेडमी कहलाती है, नेशनल कोचिंग सेंटर में। और पहले तो कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा रुझान था, जिसमें जैसे मैंने अपनी बहन वगैरह को भी देखा, वो एथलेटिक्स में पार्ट लेती थी, फुटबॉल में भी। तो अब तो कॉलेजेस में भी रुझान जो है वो इतना कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहा। देखिए, ये तो बड़ा खुशी का मौका है। अरशद नदीम साहब की जो कामयाबी है वो पूरी कौम की कामयाबी है, और इसी तरह दीगर जो स्पोर्ट्स में अगर कोई कामयाबी मिलती है तो उससे पाकिस्तान का जो सर है वो फ़ख्र से बुलंद होता है, और यकीनी तौर पर जो मायूसी की सूरत हाल होती है उसमें खुशी के जो है वो आसार चेहरे पर नुमायाँ होते हैं। जहाँ तक बात की आपने कि स्पोर्ट्स की जो सरगर्मियाँ हैं, हमारे यहाँ एक सरगर्मी बड़ी ज़ोरों शोर से जारी है जिसे हम कहते हैं रस्साकशी। रस्साकशी जो गेम है वो हमारे यहाँ मुल्क में बहुत उरूज पर है, उसको उरूज बाम मिला हुआ है। हमारे यहाँ सियासतदान एक दूसरे की रस्साकशी करते हैं और उनका लबो लहजा एक दूसरे की रस्साकशी कर रहा होता है। ये वो गेम है जो सबसे सर चढ़ कर बोलता है और जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मतलब एक दूसरे के ऊपर वो ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, वो जुमले कसते हैं, वो ताने कसते हैं। और अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, और इसमें जो लोगों की जो तज़ीक होती है, लोगों की जो दिल आज़ारी की जा रही है इस वक्त, तो मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा गेम जो है ना इस वक्त किया जा रहा है, जिससे लोगों के दिलों को वो ज़रब लग रही है जिसके नताइज बहुत देर में नज़र आएंगे। तो हमारे यहाँ इस तरह की चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है, बल्कि जो स्पोर्ट्स की सरगर्मियाँ हैं उनको प्रमोट नहीं किया जा रहा, जिसमें टेबल टेनिस है, स्क्वॉश है, हॉकी है। किसी वक्त में जो है वो PTV पर हॉकी जो है वो बॉल जो है वो हॉकी का जो गेम है वो हम लोग बड़े शौक से देखते थे। और इसी तरह जिस तरह जावेद इकबाल साहब ने बात की कि जो छोटे छोटे गेम्स हैं जिसमें जो सेहतमंदाना सरगर्मी के अंदर शुमार होते हैं, उनको हमारे यहाँ प्रमोशन दी नहीं जाती और ना ही दिखाया जाता। बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने, C21 इसको प्रमोट कर रहा है। और इस तरह अकेडमीज़ भी जो हमारी बनी है वो भी गवर्नमेंट की सतह पे उनको वो सरपरस्ती हासिल नहीं है, वो उनके ऊपर दस्ते शफ़क़त नहीं रखा जाता। जिस तरह फ़ुटबॉल हमारे यहाँ लियारी में बहुत अच्छे फुटबॉलर हैं और बॉक्सर्स हैं, बॉक्सिंग का वहाँ पर आप देखें जाके कोई अभी ये बात कर रहे हैं कि बॉक्सिंग के कौन से क्लब्स मौजूद हैं जावेद भाई, कौन सी जगह उनको ट्रेनिंग्स मिल रही हैं, क्या अभी कोई जाके जीत के आ जाएगा तो वो बात जावेद भाई की बिल्कुल ठीक है कि सब उस जो है ना वो बहती गंगा में हाथ धोना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम जो है वो इनिशियल रूट कॉज के ऊपर काम नहीं करते, जो कि हमें करने की ज़रूरत है। टैलेंट बहुत है, बेइंतहा है, और मैं तो हैरान होती हूँ कि हम हर फील्ड में आप देखें, अभी जुवलिन थ्रो जो है वो कोई मतलब कोई ऐसा स्पोर्ट नहीं कि बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क में पॉपुलर हो, लेकिन आप देखें जिसका इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट ले रहा है, जा रहा है, कर रहा है, वो अपने आप को एस्टैब्लिश भी कर लेता है, दिखा भी देते हैं। खाली ये सब कुछ इनफरादी सतह पर, कोई एकेडमी, कोई स्पोर्ट्स बोर्ड, किसी की भी मुआवनत के बगैर। तो ये जब हम इस तरह से कर सकते हैं, तो अगर थोड़ी सी मुआवनत हो, अकेडमीज़ हों, थोड़े मौके हों, तो और ज़्यादा सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। मज़ीद भी इस हवाले से बात होगी, मज़ीद टॉप स्टोरीज़ भी होंगी, लेकिन वक्फे के बाद। तो जनाब, हम बात कर रहे थे ओलंपिक्स के हवाले से, और हमने ये भी बताया कि बड़े इनामात की बरसात भी हो रही है और होनी भी चाहिए। मैं तो बार बार कहती हूँ कि हमें अपना टैलेंट जो है वो प्रमोट करना चाहिए। फेडरेशन की भी इसमें बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की भी जिम्मेदारी है, लेकिन हमें मायूसी के साथ और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बड़ी नाअहली नज़र आ रही होती है। तो जावेद भाई, आप कुछ कह रहे थे जाते में, लेकिन उससे पहले कॉलर भी है हमारे साथ, उनको शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? कॉल शायद ड्रॉप हो गई, दोबारा जो है वो आप हमें कॉल कर सकते हैं, जो भी आप कहना चाहते हैं कॉल ज़रूर कीजिए। जी जावेद भाई, आप कुछ कह रहे थे? ऐलान हुआ है जी, स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ के मुताबिक जो है 1 करोड़ रुपए जो पाकिस्तानी खिलाड़ी इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में अगर जीतेगा तो उससे 1 करोड़ रुपए मिलेगा। गोल्ड मेडल अगर ला रहा है वो, सेकंड आता है सिल्वर मेडल तो 50 लाख, फिर थर्ड में 30 लाख। तो ये 2004-05 में पाकिस्तान की स्पोर्ट्स पॉलिसी बनी थी, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने बनाया और मुशर्रफ ने उसकी मंजूरी दी थी। मुशर्रफ की वजह से फिर उस वक्त एक हैदर अली थे बॉक्सर, कॉमनवेल्थ गेम में जीते, उनको 50 लाख मुशर्रफ ने उनके घर पे जाके दिया था। तो यानी आप 2005-04 में जो चीज़ अप्रूव हुई वो अभी तक चल रही है, आपने कुछ भी इजाफा ही नहीं किया उसमें। अब उस तक डॉलर था 60-65 रुपये का डॉलर था मुशर्रफ के 2004-05 में जो दौर था, अब 250 का डॉलर, आपने कुछ इजाफा नहीं किया। यहाँ मसाइल इतने सारे हैं कि जो इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम कराची में वो बंद पड़ा आम मैचों के लिए, आम खिलाड़ियों के लिए, आपने बंद किया हुआ उसको। पीपल्स फुटबॉल स्टेडियम मालीपुर रोड पे लियारी में वाक़ है, वो इतना बड़ा, इतना बेहतरीन स्टेडियम बना हुआ था। वहाँ बड़े इंटरनेशनल मैचेस हो चुके हैं, इंडिया की टीम आके खेल चुकी है, साउथ एशियन गेम के मैच हो चुके हैं, साफ चैम्पियनशिप के। अच्छा, फिर नेशनल कोचिंग सेंटर की हालत इंतहाई बदतर हो रही है, वहाँ मेंबरशिप के बगैर आप किसी को एंट्री नहीं होने देते, 1000 रुपये मेंबरशिप रख ली है।
तो आप जब तक चीज़ों को बेहतर नहीं करेंगे ना, एक दिन में रिजल्ट नहीं आता। ये राज मिस्त्री का बेटा है, जेवलिन थ्रो जब वर्ल्ड चैम्पियन बना, 118 साल रिकॉर्ड उसने तोड़ा और 92.97 मीटर की थ्रो की है। तो ये एक सदी का ये बेहतरीन खिलाड़ी बना है और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी बात, ओलंपिक रिकॉर्ड पाकिस्तान ने बनाया। कभी ओलंपिक रिकॉर्ड पाकिस्तान ने कभी किसी खिलाड़ी ने नहीं बनाया। तो अब आज मैं देखा NDTV इंडिया का न्यू दिल्ली टीवी है, वो भी तारीफ कर रहा है, मजबूर है। उसने लिखा है कि एक कंस्ट्रक्शन नीरज चोपड़ा जो है वो सेकंड रेस सिल्वर मेडल लिया, सिल्वर मेडल लिया उन्होंने। अच्छा, इंडियन टीवी ने अपने वेबसाइट पे लिखा कि एक कंस्ट्रक्शन वर्कर का बेटा जो है पाकिस्तान में हीरो बन गया और उसकी खूब अब इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं। रात भर लोग खुश रहे, पाकिस्तान में बहुत अरसे बाद हुआ। हालांकि वो यही समय कि इंडियन जीतेगा, वो कल भी कई सारे चैनल पे इंडियन बैठे थे अपना झंडा लेकर, वही कहते ट्रेंड यही था हरेगा, क्योंकि इंडियन 142 करोड़ की आबादी, जो वो ट्रेंड चलाएंगे वही दुनिया भर में ट्रेंड चलेगा। वो नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडलिस्ट, ये कल ट्रेंड बना था सोशल मीडिया पर। लेकिन अल्लाह ताला बड़ा ट्रेंड सेटर है, वो ऊपर बैठा हुआ है और फिर वो मेहनत, आज हमने कहा ना, नेकी और मेहनत का सिला जो है वो रायगा नहीं जाता। तो अरशद ने बहुत मेहनत की है और ये अरशद ऐसे ही नहीं आप देख रहे हैं कि ऑल ऑफ अ सडन आ गए और आपको नजर आ गया कि जी उन्होंने गोल्ड मेडल ले लिया। एक अरसे की मेहनत है। इससे पहले कॉमनवेल्थ गेम में जो है वो सिल्वर लिया ना, साउथ एशियन गेम में, इस्लामिक गेम में, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ये सिल्वर मेडल इन्होंने जीता। उसी वजह से उन्होंने क्वालिफाई किया था डायरेक्ट। बिल्कुल ऐसे। एक कॉलर आ गए, जरा जावेद भाई उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कॉनर साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी वालेकुम, अब्दुल्ला कर रहा हूँ, जनरल सेक्रेटरी कराची एथलेटिक एसोसिएशन। सबसे पहले तो आप सबको मुबारक हो, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, एथलेटिक फैमिली को और पूरे पाकिस्तान को। आज तो हम 14 अगस्त से पहले हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी जो खुशी है 40 साल के बाद जो है पाकिस्तान का जो एक रिकॉर्ड के साथ मेडल आया है, गोल्ड मेडल। तो आपको सबको पूरी कौम को मुबारकबाद, आपको भी बहुत मुबारक हो जी। अब ये है कि बहुत सारी कल से जो न्यूज़ चैनल से बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि अरशद नदीम के लिए इतना इनाम, इतना। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि आप लोग बैठे हुए हो और जैसे कराची के मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा कि 5 करोड़ रुपए का सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, फिर कामरान किशोरी साहब जो गवर्नर सिंध हैं उन्होंने कहा कि जी 20 लाख रुपए का इनाम है अरशद नदीम के लिए। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड कराची सेंटर है, उसकी जो है ना, आपको यकीन करें कि उसकी लाइट नहीं है। ये 2 हफ्ते हो गए हैं उसकी लाइट कटी हुई है। जहाँ एक तो कराची में कोई एथलेटिक का ट्रैक नहीं है सिवाय पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड एंड NLD यूनिवर्सिटी के। हमारा सवाल मुर्तज़ा वहाब साहब से ये है कि आप कह रहे हैं कि हम इतने पैसे देंगे, ये सारी चीजें देंगे, सिंध के एथलीट या कराची के एथलीट्स को पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड में एंट्री नहीं मिलती है। जो बच्चा डालमिया से आता है, जो बच्चा ईसा नगरी से, कहीं से छोटे छोटे एरिया से ये बच्चे आते हैं ऊपर अपने परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, लेकिन पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड की गेट पे उनको ये कहकर रोक दिया जाता है कि जी आप जब तक फीस नहीं भरेंगे, जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, तब तक आपको इन नहीं होने दिया जाएगा। तो लाखों करोड़ों जो है अरशद नदीम पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन उनको कोई आगे लेके नहीं आता है। जब एक चैंपियन बन जाता है, जब तो उसके लिए बहुत सारे फिर बहुत सारी उसकी तारीफें हो जाती हैं। उसके पहले ये नहीं देखते कि उसने कितनी मेहनत की, कहाँ उसको हडल्स आई, क्या क्या उसने नहीं किया। लेकिन बस अफसोस ये चीज का है कि अब आज जैसे कामरान किशोरी साहब हैं, गवर्नर हैं सिंध के, और उन्होंने ये ऐलान किए, तो इसी तरह कम से कम ये पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड को और जो उनकी आला जो क़यादत इस्लामाबाद में बैठते उनको फोन करके ये भी बोलता है कि जी कराची के एथलीट के साथ जो एथलेटिक जेवलिन थ्रो के लिए या एथलेटिक 100 मीटर 200 400 मीटर के लिए जो ट्रेनिंग करने आते हैं उनके लिए कम से कम ग्राउंड तो ओपन कर दें, लेकिन ये नहीं करते। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। अच्छा, वेरी क्विकली अब्दुल रहमान साहब, एक तो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग एंड गिविंग अस टाइम। बहुत अच्छी बात आपने की और बहुत रेलेवेंट भी है। लेकिन मैं ये भी जानना चाहूँगी कि इस वक्त, क्योंकि आप एथलेटिक्स फेडरेशन से भी वाबस्ता हैं, तो ये बताएं कि इस वक्त जो है वो कराची में कितने जो है वो एथलेटिक्स का रुझान है, क्योंकि ऑलरेडी मुकाबले कम होने की वजह से और टूर्नामेंट्स कम होने की वजह से इंटरेस्ट बहुत कम हो रहा है। तो क्या रुझान नज़र आ रहा है? क्या बेहतरी आ रही है, नहीं आ रही है? खेलना चाह रहे हैं बच्चे? कितना एक्सपोजर है, या वही वाली बात के वसाइल ना होने की वजह से पीछे हट जाते हैं सब? देखें, टैलेंट बहुत है, बहुत सारे एथलीट्स जो है ग्राउंड में ट्रेनिंग करते हैं। अब रिसेंटली जो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने ट्रायल करवाए इंडिया के लिए साउथ एशियन चैंपियनशिप के लिए जूनियर और सीनियर,
उसमें अल्हम्दुलिल्लाह सिंध के जो है ना 4 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं जो उनको पाकिस्तान कैंप में बुलाया गया। अगर इतना कराची में टैलेंट है, जो बच्चे जैसे सफीनाज एक बच्ची है, ईशा अफान है, ममताज नेमत है और एक आयशा बच्ची है जिसने साउथ एशियन गेम्स के लिए जो सितंबर और अक्टूबर में इंडिया में हो रही है उनके लिए उन्होंने क्वालिफाई कर लिया और पाकिस्तान कैंप में अभी जा रही हैं। तो रुझान तो बिल्कुल 110% है, लेकिन फैसिलिटीज ना होने के बावजूद कुछ जो बच्चे हैं वो डिमोट होके वापस चले जाते हैं डिसाइड होके कि हमें कोई फैसिलिटीज नहीं मिल रही है, कोई जॉब्स नहीं मिलती उनको, तो उसकी वजह से काफी बच्चे जो है बैक हो जाते हैं। लेकिन टैलेंट बहुत बड़ा हुआ है पूरे सिंध में। कराची में आप यकीन करें कि एक ये पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड का ग्राउंड है, उसकी जो वारंटी भी खत्म हो चुकी है, ट्रैक बिल्कुल नाकारा है, उसके बावजूद आप शाम में वहाँ पर 200 से 250 एथलीट ट्रेनिंग करते हुए डिफरेंट कैटेगरी में अंडर 12 से लेकर ओपन तक अंडर 30 तक जो है बच्चे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं मुख्तलिफ इवेंट्स की, जिसमें जेवलिन थ्रो हो गया, लॉन्ग जंप हो गया, हाई जंप हो गया, शॉर्ट पुट हो गया, डिस्कस हो गया। इसी तरह हर इवेंट में, ट्रैक इवेंट में, फील्ड इवेंट में हर बच्चा ट्रेनिंग करता है अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत है अब्दुल रहमान साहब, आपने कॉल किया, बात वही है खुर्शीद भाई की टैलेंट वाकई बहुत है, बस थोड़ा सा हाथ पकड़, और हर दफ़ा मैं यही बात कहती हूँ, लेकिन अफसोस के साथ अब अब्दुल रहमान साहब भी जो बात करते कि अब तो सबने ऐलान कर दिया और एक भारी रकम भी दी जा रही है, उस पर कोई एतराज़ नहीं है, ही इज़ वेरी वेल डिज़र्व्ड, आप करें, लेकिन ऑन कॉन्ट्ररी और पैरेलल हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है जो हमारे यहाँ नहीं हो रहा। देखिए हमारे पास जो है ना टैलेंट की वाकई को कमी नहीं है। आप छोटे से छोटे शहर में चले जाएँ, चाहे वो सिंध का गाँव हो चाहे पंजाब का गाँव हो, आपको मुख्तलिफ बच्चे मुख्तलिफ गेम्स खेलते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल। और वो इस शानदार तरीके से खेल रहे होते हैं, आप यकीन करें ऐसे लगता है कोई उनकी जो तरबियत है कोई कोच कर रहा है। तो हमें जो हमारे जो दीगर जो स्पोर्ट्स हैं, स्पोर्ट्स की जो सरगर्मियाँ हैं उनको प्रमोट की ज़रूरत है। और अभी जो हमारे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब जो PCB के चेयरमैन हैं, उन्होंने ये ऐलान किया था गुज़िश्ता माह कि जो क्रिकेट है वो डोमेस्टिक सतह पर, मतलब जो अजला की सतह पर जो है वो की जाएगी। उस खबर से आप यकीन करें क्रिकेट खेलने वाले जो वो नौजवान जो आगे आना चाहते हैं और बहुत अच्छा क्रिकेट वो खेलते हैं, उनके चेहरों पे खुशी नमूदार हुई और वो खुशी से फूले नहीं समा रहे कि कम से कम अब एक अरसे के बाद ये चीज़ तो शुरू हुई है कि अब वो अजला की सतह पर डोमेस्टिक जो क्रिकेट है वो शुरू होगी। तो इसी तरह हमारी जो दीगर जो गेम्स हैं, जैसे जेवलिन थ्रो है, उसके अलावा वॉलीबॉल है, हॉकी है और दीगर जो हमारे फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, हॉकी, इस तरह के जो भी दीगर गेम्स हैं, तो उनको हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो प्रमोट करें और उसको गवर्नमेंट की सतह पे और जो हमारी लोकल गवर्नमेंट सतह है, जो मतलब बल्दियाती गवर्नमेंट बनी है, वो भी अपनी सतह पर टाउन्स में इस तरह की जो खेलों की सरगर्मियाँ हैं उनको फ़रोग दें। सही। और इसमें साथ साथ जाते जाते ब्रेक पे जाना है, क्योंकि लेकिन उससे पहले एक अच्छी बात ये भी है कि शहर कायद में मेयर कराची डिवीज़न हॉकी कप का जो है वो आज से आगाज़ भी हो रहा है। तो सारी तनकीद के साथ जो कुछ हो रहा है वो बताना आपको भूल नहीं सकते। जो चीज़ होगी वो आप तक ज़रूर पहुँचेगी, दिखाई भी जाएगी, बताई भी जाएगी। जैसे जावेद भाई ने कहा कि सिटी 21 की हमेशा से काविश रही है कि हम जो इंटर सिटी या इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट्स वगैरह हैं, स्पोर्ट्स के हों, जो भी इवेंट्स हों, उनको हाईलाइट ज़रूर करते हैं और दिखाते हैं कि जी ये हो रहा है। तो इसमें हॉकी कप के लिए सिंध भर से 60 टीमें जो है वो हिस्सा लेंगी और इसमें लाड़काना, मीरपुर खास, नवाबशाह, हैदराबाद, सक्खर और कराची की जो है ना वो टीम्स हैं जो कि हिस्सा लेंगी। और वही वाली बात है कि कौमी खेल को वापस लेकर आना है, उसकी प्रमोशन चाहते हैं, इसलिए जो है वो इस हॉकी कप का वो किया गया है, प्लान किया गया और इनेकाद किया गया है। इसी बात के साथ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, मज़ीद टॉप स्टोरीज पर भी बात होगी राइट आफ्टर दिस ब्रेक। जनाब मज़ीद खबरें शामिल करते हैं और अभी हम देख रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचेंगे और फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश जो है उसका इफ्तिताह किया जाएगा। ये नुमाइश का इनेकाद किया गया है कराची में 9 से 11 अगस्त तक जो है वो एग्जीबिशन हो रहा है। 75 ममालिक के जो है वो 1000 के करीब इसमें बायर्स आ रहे हैं, जो कि इसमें एग्जिबिटर्स भी हैं। और पाकिस्तानी अगर एग्जिबिटर्स की बात की जाए तो 350 के करीब जो पाकिस्तानी एग्जिबिटर्स हैं वो एग्जिबिशन करेंगे शिरकत के लिए। इस नुमाइश में चीन का एक बड़ा वफ़द जो है वो पाकिस्तान पहुंचा है, जो कि इसमें शिरकत करेगा। तो ये बैनुल-अक़वामी सतह का इंटरनेशनल लेवल का एक्सपो है और ये तमाम जो है इसका होना, इसका मकसद ये है कि इन तमाम जो कम्युनिटी है पूरी फूड और एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उसको एक मकाम पे लेकर आया जाए, एक जगह पर लेकर आया जाए और जो टेक्निक्स वगैरह हैं उनका जो है वो शेयर किया जाए और फ्यूचर जो है वो अच्छा किया जाए क्रॉप्स का, प्रोडक्ट्स का। तो इस हवाले से वज़ीर आज़म साहब भी जो है वो आज कराची पहुँच रहे हैं। इसके अलावा हुकूमत ने खलीजी ममालिक नौकरी के लिए जाने वालों को बड़ा रिलीफ दे दिया है और उन्होंने कहा है
कि जो लेबर वीज़ा वाले अब मुसाफिर हैं उनके FAD में कमी कर दी गई है। तो उनके हवाई टिकट्स पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी उसमें कमी की गई है और उसमें कहा है कि पिछली दफ़ा की अगर बात की जाए तो 7,500 रुपये इजाफा कर दिया गया था, अब उसे कम किया गया है और हमने देखा है कि उसमें 5,000 रुपये जो है उसकी वसूली की जाएगी। तो ये भी अच्छा है कि कमी उसमें लेकर आ गए। इसके अलावा सिटी वार्डन ने रेन एमरजेंसी प्लान तैयार कर लिया है। 300 से ज़्यादा इजाफी वार्डन अहम मकामात पर तैनात होंगे। सबसे ज़्यादा वार्डन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो है में तैनात किए जाएंगे और वो बारिश के बाद की जो सूरत हाल है उसके हवाले से अपडेट्स भी लेंगे और एमरजेंसी में कोई भी किसी भी किस्म का कोई वाक़या पेश आता है तो उससे निपटने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। इसके अलावा जी हमने देखा है कि जो गर्मी है उसमें लोड शेडिंग से शहरी की हलाकत पर इलेक्ट्रिक से जवाब तलब कर लिया गया है और कराची सिटी कोर्ट में सीनियर सिविल जज शिरकी की अदालत के रूबरू गैर एलानी तवील लोड शेडिंग से जो है वो शहरी की हलाकत से मुताल्लिक दरख्वास्त जमा करवाई गई थी, जिसमें हमने देखा कि 29 जून को शदीद गर्मी की वजह से और तवील लोड शेडिंग की वजह से वालिद साहब को जानलेवा दिल का दौरा पड़ा। तो इसमें दरख्वास्त गुजार अदनान हैं जिन्होंने दरख्वास्त जमा कराई थी और उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रिक की गफलत की वजह से ये सब कुछ हुआ है। और दरख्वास्त गुजार ने ये भी कहा है कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ 2 करोड़ 2 लाख रुपए जो है वो हर्जाना उन्होंने ये दावा किया। तो अदालत ने इलेक्ट्रिक से जवाब तलब किया है और फरीक़ैन को जो है 22 अगस्त तक के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अगेन हम देख रहे हैं खुर्शीद भाई, वज़ीर आज़म साहब भी आज पहुंच रहे हैं, एग्रीकल्चरल एक्सपो भी हो रहा है विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, 75 ममालिक का आना, चीन का वफ़द भी पहुंच गया है। तो कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, कराची को तो ये एजाज़ मुख्तलिफ मौक़ों पे मिलता रहा है कि कराची में बहुत सारी एक्सपोज होती रही हैं और उसी की तसलसल की कड़ी ये है कि आज जो है वो ज़रूरी और फूड एंड एग्रीकल्चर एक्सपो कराची में हो रही है। इससे कबल भी जो है वो पिछले लास्ट वीक में भी एक एक्सपो थी, उससे पहले भी एक्सपो थी और इस तरह मतलब ये तसलसल है एक्सपोज का जो कराची में इसका जारी रहता है। और इससे ना सिर्फ हमारी जो पाकिस्तानी जो मसनूआत हैं, पाकिस्तान के जो तिजारती जो लोग हैं उनको अपनी प्रोडक्ट्स को सामने लेकर आने का मौका मिलता है, बल्कि मेड इन पाकिस्तान के हवाले से भी पूरी एक एक्सपो गुजरी है। लास्ट जो एक्सपो गुजरी वो मेड इन पाकिस्तान की गुजरी है, उससे पाकिस्तान की जो मसनूआत हैं वो प्रमोट हुई और उन प्रमोशन से पाकिस्तान का जो माशी खसारा है उसको भी कम करने में किसी हद तक मदद मिलती है। एक पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। और आज की जो एक्सपो है, क्योंकि हम तो कल्टिवेटिव कंट्री हैं, ज़रूरी मुल्क है हमारा, और उससे ज़रूरी मुल्क होने की वजह से आज की जो एक्सपो बड़ी अहमियत की हामिल है, जिसकी जो इफ्तिताई तकरीब है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ करेंगे। उनके साथ पूरी वफाकी काबीना के चंद अफराद होंगे, वज़ीर ख़ज़ाना भी हैं, नायब वज़ीर-ए-आज़म भी होंगे, उसके अलावा दीगर भी लोग होंगे। और इसमें सबसे खूबसूरत बात यह है कि हमारे जो दीगर ममालिक के लोग हैं वो भी इसमें शिरकत के लिए आए हैं, जिसमें चीन है, दीगर और भी ममालिक हैं। सरफ़हरिस्त चीन का वफ़द जो है वो इसमें आया हुआ है। और इस एग्रीकल्चर की मसनूआत से जो एक्सपो है इसमें नित नई चीज़ें जो हैं वो वहाँ वो मुतारिफ़ करवाते हैं और उससे फिर नई जो कहते हैं नई जो ज़राअत की चीज़ें वो खुलकर सामने आती हैं और उससे माशी तौर पर जो है वो अच्छे नंबर्स यकीनी तौर पर हमें मिलेंगे। हमें बिल्कुल ऐसा ही है और अच्छी बात है कि 350 से ज़्यादा पाकिस्तानी एग्जिबिटर्स हैं जो कि इसमें हिस्सा ले रहे हैं। बाहर से आने वालों की भी तादाद अच्छी खासी है। तो ये है ना कि एक्सचेंज होता है तो हमें टेक्निक्स और जो है उसमें डेवलपमेंट में बड़ा अच्छा जो है ना वो सपोर्ट मिल सकती है जावेद भाई, अगर हम करना चाहें तो। जी वाकई में ये बहुत ज़रूरी होती हैं ऐसी नुमाइश, क्योंकि मुझे याद है कि पाकिस्तानी भी बाहर मुल्कों में जाते हैं तो अट्रैक्शन की वजह से आते हैं। अब दूसरे मुल्क के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जैसे आपने बताया 75 ममालिक के लोग आ रहे हैं, तो अट्रैक्शन भी उनको लगी है। पाकिस्तान में हालात भी अब अच्छे हैं और यहाँ सरमायाकारी के लिए काफ़ी मौक़े हैं। तो अब क्योंकि लोगों का एतमाद जिस तरह बहाल होगा बैरूनी दुनिया का पाकिस्तान पर, तो वो आना शुरू करेंगे। अभी भी मेरी नज़र में बहुत हम पीछे हैं, हमारे यहाँ सयाहत वगैरह इस वाले से बहुत पीछे, बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है जो नहीं हुआ पिछले कई सालों में, वो करने की ज़रूरत है। ठीक है, हालात भी उस वजह में रुकावट थे कि हालात हमारे यहाँ बुरे रहे पिछले 2 दहाई, लेकिन अब जिस तरह बेहतर हो रहे हैं तो बाकी लोगों को, सरकारी इदारों को बहुत ज़्यादा सरगर्म और एक्टिव होने की ज़रूरत है ताकि वो बेहतर काम कर सकें जो पहले वो नहीं कर सके। भले उसमें वजह कोई भी बनी, जवाब कोई भी आप दे सकते हैं, लेकिन जैसे मुझे लगता है कि हमारे इदारों में, जैसे कि अगर वजारत तिजारत ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, वजारत
ज़राअत वगैरह ने किया, तो उनका टूरिज़्म डिपार्टमेंट ताल्लुक़ है। उन्होंने क्या इस इवेंट की पब्लिसिटी की, कहीं बताया कि इतना बड़ा इवेंट होने वाला है? बाकी दुनिया जो इस तरह को इस चीज़ को अपने होने वाले हर इवेंट को उनके टूरिज़्म डिपार्टमेंट हाईलाइट करता है, उनको वजारत सयाहत। हमारे यहाँ किसी भी तरह के इवेंट को, इंटरनेशनल लोकल इवेंट को वो प्रमोट नहीं करते, मुझे नज़र नहीं आता प्रमोट करते हुए। अभी शहर भर में भी मैंने देखा कि इसकी भी कोई खासी कोई प्रमोशन तो मुझे कहीं नज़र नहीं आई। जैसा आपने बताया एग्रीकल्चर एक्सपो की भी नज़र नहीं आई, और अगर 75 ममालिक के लोग आ रहे हैं तो भाई एक शहर में तैयारी नज़र आनी चाहिए। मुझे सिर्फ थोड़ा सा, मैं नॉर्थ कराची से यहाँ तक आता हूँ कोरंगी तक, तो सिर्फ रास्ते में एक्सपो सेंटर के पास मुझे हलचल इसलिए नज़र आई, थोड़ी सी नई हलचल, वो इसलिए कि रेंजर्स बहुत ज़्यादा सुबह 7:30 बजे वहाँ पे 7 बजे डिप्लॉयड थी। मैंने कहा कोई खलीफा आने वाला है, आज़म साहब ने पहुंचना है, इसलिए आलम पना आने वाले हैं, उनके रास्ते में कोई रुकावट ना हो, तो इसलिए उनको अक्सर सुबह आना पड़ता है। अपनी ड्यूटी पे नफरी तैनात कर दी जाती है, प्रोटोकॉल लगाया जाता है एयरपोर्ट से होटल तक या एक्सपो तक, और मुख्तलिफ रास्ते। उनको आज फेडरेशन हाउस भी जाना है, काफ़ी जगह उनकी मसरूफियात हैं, तो वो इससे पता लगा कुछ हो रहा है। वरना ऐसे इतने बड़े शहर में कहीं बोर्ड मुझे नज़र नहीं आए, होर्डिंग बोर्ड वगैरह के, यहाँ पे इंटरनेशनल एग्जीबिशन हो रही है। सजावट का सामान है, अगर 75 ममालिक के लोग आ रहे हैं तो आप उनको अपने शहर में, जैसे आपने भी बात की कि भाई ट्रैवलिज्म को भी फ़रोग देने के लिए बहुत अच्छा मौका होता है कि लोग आएँ। तो भाई क्या तैयारी है शहर की ब्यूटिफिकेशन के हवाले से? बातें तो बहुत हुई, इजलास भी बहुत हुए, एक आध दीवार भी खड़ी हो गई, लेकिन वाकई हमने रियल ब्यूटिफिकेशन पे काम किया, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं, कोई नुमाइश कर रहे हैं कि हमारा शहर इस तरह से खूबसूरत दिखा सकते हैं? नहीं। अभी हमने देखा ना वर्ल्ड कप हुआ कतर में, तो उसने हर अपनी गली नुक्कड़ को जो है वो सजाया हुआ था कि भाई हमारे यहाँ इतने लोग आएंगे। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप वैसी तैयारी कर लेते, लेकिन हाँ, हमें नज़र आना चाहिए था कि जी 75 ममालिक से लोग आ रहे हैं, और ये हमें भी यहाँ ख़बरों से पता लग रहा है कि हमें एक आम आदमी को, कॉमन मैन को कैसे इन्फॉर्मेशन जा रही है, नहीं जा रही। तो प्रोजेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हमने नहीं की। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। तो जनाब, आज शहर कायद के मौसम की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मौसम 2-3 दिन से तो बहुत ज़्यादा क्लाउडी था, सुहाना था, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है सुबह से जो है वो, जब मैं आ रही थी तो उस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा धूप निकल आई थी। तो आज देख लेते हैं कि दिन भर में मौसम कैसा रहेगा। यहाँ तो यही बताया जा रहा है कि क्लाउडी वेदर होगा और ये दोपहर तक यही सूरत हाल रहेगी। तो हम देखते हैं कि आज बारिश का तो खैर आज कोई इम्कान ज़ाहिर नहीं किया गया है, लेकिन ये है कि इसमें मौसम अबर आलूद रहेगा आज की प्रेडिक्शंस के मुताबिक। साथ साथ जो करेंसी रेट्स हैं उस पर भी हम नज़र डाल लेंगे कि आज करेंसी रेट्स क्या है और उसमें फ्लक्चुएशन है या नहीं है। तो हम अगर कैनेडियन डॉलर की बात करें तो 206.25 पे पहुंच चुका है। इसके अलावा यूरो जो है वो 305.65 जो है वो इसकी प्राइस है। इसके अलावा अगर यूएस डॉलर की बात की जाए तो 280.4 जो है वो करंट यूएस डॉलर का रेट आ रहा है। तो ये तो हो गए करेंसी रेट्स। इसके अलावा हम दोबारा जो है ख़बरों की तरफ बढ़ते हैं। लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ शहरी ने जो है वो के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ हट जाने का दावा किया है खुर्शीद भाई। और ये तो एक फ़िल्म थी फ़हद मुस्तफ़ा की, उसमें भी वो तमाम जो है टेलीविज़न, फ्रिज और वो सारी चीज़ें अदालत में ले जाता है। मसला ये है कि के इलेक्ट्रिक वो सफ़ेद हाथी बन चुका है और उसके साथ साथ भी सुई सदर्न गैस कंपनी। हमें दोनों की बात करूं कि दोनों इदारों से आवाम जो है वो इतना परेशान है कि उनका बस नहीं चलता, शायद वो इनकी इमारतों को जलाकर एक राख कर दें। कि अगर मैं आपको एक मिसाल के तौर पे आज एक बिल लेकर आया हूँ, हाँ, ये मैं आज अपने नाज़रीन को दिखाऊंगा कि ये वो बिल है जिसके घर में एक दिन भी जो है तो बिल दिन ब दिन छोटा होता जा रहा है। बिल छोटा होता जा रहा है ना, बिल छोटा होता जा रहा है। देखिए इस ये बिल में कैमरा मैन दिखाएंगे हमारे, कमर भाई दिखाएं भाई, कमर भाई दिखाएं ये बिल क्या हुआ। बिल में आपके मसला क्या हो गया? इसमें 1 यूनिट भी सर खर्च नहीं हुआ इसमें, और बिल आया है, ये बताना चाहें चूल्हा नहीं जला पूरे महीने, 2490 रुपये का बिल आया है। ये किसका है? बिजली का है ना? ये नहीं, ये गैस का बिल है, गैस का बिल है। और पूरे महीने एक दिन भी इस पर चाय नहीं बनी है। तो कहाँ से लाए आप ये बिल? और ये इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें गैस की जो चार्जेस हैं वो है 107 रुपये, और मीटर के जो चार्जेस हैं वो है 40 रुपये, जो फिक्स चार्जेस हैं वो 400 रुपये हैं। फिर आप आ जाए जनरल सेल जो टैक्स है स्टैंडर्ड वो 99 रुपीज़ है, और एडिशनल GST अच्छा वो है 1773 रुपये। ये क्या है भाई एडिशनल GST? और कुल मिला के ये बिल बन गया 2490 रुपये का। अच्छा देखिए, यानी और बस लाइन का बिल है। हाँ, लाइन का बिल है। पूरे महीने इस पे 1 कप चाय का भी नहीं बना है और बिल 2490 रुपये का। ये मीटर कहाँ लगा हुआ है, क्यों नहीं बना इस पे? ये मेरा अपना ज़ाती मीटर है। एक्स्ट्रा लगा हुआ है आपका? नहीं, कोई एक्स्ट्रा नहीं लगा हुआ, पूरे महीने का बिल। तो घर में खाना कैसे बनता है? फैमिली गई भी है हमारी। अच्छा, घर बंद है उस पे? अच्छा, घर बंद है, और ये 2490 रुपये का बिल मुझे पे करना है। अब ऐसे तो शहरी कौमी फरीज़ा है मेरा, ये मुझे पे करना है।
और इस्तेमाल करूंगा तो ये मेरा बिल चला जाएगा 5,000 रुपये पर। नहीं तो जब फिक्स चार्जेस 400 रुपए लगे हुए हैं, वो जीएसटी भी लगा हुआ है और एडिशनल चार्जेस किस बात के भाई, तो ये किस बात का मुझे ये बताया ना, 1700 रुपए? ये तो एक आम जो शहरी है वो इसी तरह किसराय चक्की में महंगाई की वो चक्की है जिसमें सुई गैस कंपनी है, के इलेक्ट्रिक है, दीगर लोग हैं, अच्छा, ये तनख्वाहदार तबका इस वक्त जो है वो मजीद पिस रहा है, ये मुझे पिसता चला जा रहा है। ये मुझे लगता है कि जैसे बिल्कुल ऑफिशियल भत्ता हो गया कि आपने जो गवर्नमेंट ने लिख के भेजा है बिजली का बिल या गैस का बिल आपने भरना ही भरना है, भले वो जो भी लगा के भेज दें, आप नहीं भरेंगे तो आप डिफ़ॉल्टर कहलाएंगे, नाहदरिंदा कहलाएंगे। अच्छा, आप ये देखें, अभी मैं सुबह ही देखा सोशल मीडिया बहुत एक मीम चल रही है कि जमात इस्लामी के कामयाब हो गए मुज़ाकरात, उन्होंने धरना दिया बिजली गैस के बिलों के खिलाफ, ये कामयाब, लेकिन कल ही 2.5 रुपये बढ़े, कल ही 2.5 रुपये बढ़ा दिए गवर्नमेंट ने के इलेक्ट्रिक के बिलों में। तो भाई क्या, और हमें समझ से बाहर है, बिजली के बिल रोज़ बरोज़ ही बढ़ाते जा रहे हैं, कहाँ तक लेके जाना है? सारा कर्जा IMF से जो लिया है वो बिजली के बिल के ज़रिए ही वसूलेंगे, आप क्या करना चाह रहे हैं? फिर यहाँ पे फिर वही होगा जो बांग्लादेश में हो रहा है, लोग तंग आ जाएंगे, जब बहुत ज़्यादा जुल्म होगा ना फिर लोग आपने मीम्स का जिक्र किया तो उसमें वेनेजुएला और बांग्लादेश और उसकी श्रीलंका की मिसाल थी, तो उसमें जो है ना वो लगाया हुआ कि पाकिस्तानी अभी सो रहे हैं, कोई इंस्टाग्राम चला रहे हैं, अभी करते हैं, तो हमारे हमारी पाकिस्तान की जो मैं आपको सतह गुर्बत की फिगर बताऊँ आपको, 9.5 करोड़ से ज़्यादा आबादी जो है वो सतह गुर्बत की लकीर से नीचे है, ठीक है। तो 9.5 करोड़ अफराद सतह गुर्बत की लकीर से नीचे, तो मुझे बताया हुकूमत पाकिस्तान या हमारे जो सूबाई प्रोविंशियल जो मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं या दीगर जो मिनिस्टर्स के लोग हैं, कि वो आवाम को कब रिलीफ देंगे। लोग सड़कों पर भी निकल आए हैं, लेकिन आप ये देखें इसकी बनिस्बत जब पेट्रोलियम एसोसिएशन हड़ताल करती है उनके मुतालबात मान लेते हैं, उसके बाद फ्लॉर्स मिल्स एसोसिएशन हड़ताल करती है उनके मुतालबात मान लेते हैं। तो भाई जब आवाम निकले हुए सड़कों पर, धरना इस्लामाबाद में भी दिया हुआ है, कराची में भी धरना दिया हुआ है, इसके अलावा भी लोग निकले हुए सड़कों पे, इसके अलावा भी अपनी जो बिसात है लोगों की वो उस पर एहतजाज रजिस्टर करवा रहे हैं, लेकिन हुकूमत है कि जो की तू है वो किसी बात पर कान नहीं धर रही। और ये हटधर्मी है हुकूमत पाकिस्तान की, जो इस तरह के मामलात के ऊपर मुझे बताएं कि लोग सड़कों पर नहीं आएंगे तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, वही वाली बात है कि अवाम एहतजाज कर रही है, लेकिन असर किस पे हो रहा है, सवाल ये है जावेद भाई, अवाम भी निकल रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी आवाज़ उठा रही हैं, लेकिन वही 2.5 रुपये कल फिर बढ़ गए, तो आउटकम क्या है? फिर एहतजाज भी करने का कोई फायदा तो नहीं आ रहा। पहले मेरे घर में बिजली का गैस का बिल जो आता था 600-700 रुपये 800 रुपये आता था, अभी 8,000 का बिल आ चुका है इस महीने, 10 गुना बढ़ा दिया, यानी 10 टाइम इतना ज़्यादा। आपने कोई परसेंट में नहीं बढ़ाया फीसद में, आपने तो अब गुना में करने पड़े, एक गुना, 2 गुना, 3 गुना। वही वाली बात है कि इतना इजाफा हो चुका है कि आवाम की जेबों पर बहुत भारी पड़ रहा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। थैंक यू सो मच खुर्शीद भाई, आपने वक्त दिया। जावेद भाई आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पे ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे अपने अगले सेगमेंट पर। वो जिसकी वो पाइप जैसी वो चाबी होती है, 7 ताले लाओ, मैं इसके ऊपर वजीफा पढ़ूंगा और इसके ऊपर जो है ना वजीफा करके इसको खोल के रखूंगा, जाके किसी चौराहे पे रखाना, अच्छा, ताकि वो हीरोइन उठाए ले जाए और उसको बेच के अपनी जरूरत पूरी। क्या मजाक बनाया हुआ है दीन को हम लोगों ने। इस्लाम ये है, इस्लाम कितना ज़बरदस्त मज़हब है। कुरान मजीद पूरी मैथमेटिक्स इसके अंदर, साइंस इसके अंदर, न्यूमरोलॉजी इसके अंदर, अशम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, शम्स सूरज और चांद हिसाब से चल रहे हैं भाई। ये हमने जो तलातुम पैदा किया समंदरों के अंदर, इनके ऊपर मौज दर मौज, ये क्या है? आज पूरी ओशनोग्राफी आप उठा करके देखो, कहते हैं यार ये 1400 साल पहले एक ऐसी शख्सियत ने बयान किया, हमें ओशनोग्राफी के बारे में सिखा दिया जिधर समुंदर ही नहीं है। मक्के मदीने में तो समुंदर ही नहीं है, उन्होंने ये बता दिया। पता चला इट्स अ डिवाइन बुक, कुरान, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये वो किताब इसमें। अरे बोल सीना बचपन से जो नौजवान देखता था, कहता था यार अब्बू हम लोग इतने मजे की चीजें खा रहे हैं, हमारा पड़ोसी भूखा है, हम कैसे मुसलमान हैं? ऐसे दानिश्वर पैदा होते थे। आज ऐसे दानिश्वर पैदा नहीं होते, आज पैदा हो रहे टिकटॉकर, आज पैदा हो रहे सेल्फी मेकर, और आज पता नहीं क्या क्या पैदा हो रहे हैं। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये हमें सोचना पड़ेगा कमिंग फ्यूचर क्या है हमारा। हाँ। मैं आपको एक बहुत दर्दनाक वाकया सुनाता हूँ। नहीं पहले वो तो बताएं, चने वने बांटने नहीं गलत है ना, मैं आपसे अर्ज तो कर रहा हूँ, गलत है बिल्कुल। आप भी चने पे बैठी हुई अभी तक कि मेरे ऊपर भी चने हैं तो मैं भी खाऊं। बिल्कुल गलत है, जहालत बहुत है। अच्छे लगते हैं, लेकिन भाई उनको वैसे ही उबाल के खा लेना है आपने। बताने का मकसद ये है, शहरयार साहब ये बता रहे जी, किस्सा आपको सुना रहे थे। मैं वो के 2 दोस्त गए स्पेन, गरनाता की एक मस्जिद है जिसके ऊपर गरनाता के ऊपर एक गरनाता की पुकार के नाम से अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने एक
नज़म भी कही है। उन्होंने कहा अब वो म्यूज़ियम बना दिया गया है। किसी वक्त था गरनाता, ट्रिपोली, ये सब इस्लाम के बड़े मराकिज़ थे, मराजे थे। तो वो गए, उन्होंने कहा यार ये तो अब हो गया म्यूज़ियम, लोग उधर पिक्चर्स देख रहे हैं। दोनों दोस्तों ने कहा यार ये पिलर है, पहले मैं छुप के जो है ना यहाँ पर 2 रकात नफिल पढ़ लेता हूँ, सवाब मिलेगा यार, इतनी अजीम मरकज़ था इस्लाम का ये। उसने पहले 2 रकात छुप के नमाज़ पढ़ ली, फिर दूसरे दोस्त ने पढ़ी। जैसे दूसरे दोस्त ने नमाज़ पढ़ी ना तो हैरान हो गए, उनकी जान निकल गई कि 2 लड़के और लड़की उसकी फ़ोटोएं बना रहे हैं। खलीफा बने तो उन्होंने सारी दौलत वक्फ कर दी, बैतुल माल में डाल दी। बेटी को कहा पानी दो बेटा, बेटी नहीं आई। 4-5 मरतबा जब आवाज़ दे दी तो नहीं आई बेटी। माँ आई बाहर, बोला मेरी बेटी इतनी नाफरमान हो गई मेरी। बोली बेटी के पास एक ही कुर्ता, वो फट गया है, अब वो खुले बदन से तुम्हारे साथ में कैसे है बाप के सामने। वो बाप जिसकी बेटियों के पास 7-7 जोड़े एक दिन में बदला करती थी वो, लेकिन जब वो कहते शुक्र, बाहर जाके रोए, दूसरे कमरे में जाके रोए, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे खिलाफत दी है, वो दौलत नहीं आई, अमारत आई है, मेरे पास दौलत नहीं आई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में। कहने का मतलब ये है कि हम जब अपना स्टडी ही नहीं करें, हम क्या स्टडी करें, ओ जी ये हमारी जहालत का, आई एम सॉरी टू से, हमारी जहालत का, हमारी एजुकेशन के बड़ों की जहालत का ये आलम है कि आज तक पाकिस्तान के अंदर आप मॉन्टेसरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन अभी तक चला रहे हैं। What was Montessori system of education? I asked the teacher, भाई ये Montessori system of education क्या है? कहती मुझे नहीं पता। She was the principal of a Montessori school. बताएं, मैडम मारिया मोंटेसरी को नहीं जानती जिसने ये एजुकेशन। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बच्चे डेफ एंड डम्ब हो गए थे तो उनको फोनेटिकली एब खड एफ ग ये जब सिखाया जाता, फोनेटिकली जब इनको सिखाया जा रहा था, जब उनको अबैकस सिखाया जा रहा था, जब उनको पिंक बार से बताया जा रहा था, पिंक रोड से किस तरह से कलरिंग मैचिंग करनी है, कैसे आपने वो बनाना टावर, ये सब उन डेफ एंड डम्ब डिसेबल्ड बच्चों के लिए थी एजुकेशन। और आज हम सही बच्चों को ये एजुकेशन आज तक दिखा रहे हैं। और बड़े फख्र और एबीसीडी पढ़कर आए हैं, और अभी बच्चा इतना मुझे तो लगता है कंफ्यूज जाता है, आबाकाडा के चक्कर में फिर एबीसीडी पढ़ता है। बात क्या ये है आपके पास, हम हो गए ज़हनी माजूर हैं, हम गुलाम हैं। जब तक हम ये गुलामाना रविश तरक नहीं करेंगे, अपने आप को कॉन्क्यूरर नहीं मानेंगे। वी आर द फ्रीडम फाइटर। मुसलमान आज़ाद पैदा होता है और वो हुकूमत करता है, इस्लाम हुकूमत करता है, हम ये हुकूमतें कर रहे हैं, हमारी हुकूमतें खुद किसी के महकूम है। सॉरी टू से बट दीज आर द फैक्ट्स। छोड़ दे सबको। पढ़ाया नहीं ना हजरत उमर को, किसने पढ़ाया? बेहतरीन रूलर ऑफ द वर्ल्ड, बेहतरीन रूलर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया मान रही है उसको, हम नहीं मान रहे। उमर मान भी रहे तो चूम चूम के रख रहे हैं। 67 रिफॉर्म्स दिए दुनिया को उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आपका जितना सोसाइटी के सोशल कोर्स और आपके जो डिपार्टमेंट्स हैं, लॉ का निजाम, पुलिस का निजाम, बैंकिंग सेक्टर, ये हजरत उमर फारूक के दौर में आया। आज आप उठा के देख लें तो हम, मैं एक होटल में हुई थी कन्वेंशन, वो इम्पोर्टेंस ऑफ मदर फीड फॉर द इन्फेंट्स के ऊपर था। हमने भी बात मुझे भी बुलाया था उसमें उन्होंने, मैंने बात की, मैंने कहा मेरी बात सुनो, डू यू नो who firstly gave the law for the infants? क्या नाम था उसका? नाम था उमर फारूक। उमर फारूक खलीफा थे, उन्होंने सवाल हुआ, वजीफा लगाया। मैं बता रहा हूँ कि हुआ क्या था। इनका बहुत अच्छी इनकी शूरा थी, अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने आकर कहा उमर तुम्हारे दौर में बड़ी बच्चियां मर रही हैं, बच्चे छोटे छोटे इन्फेंट्स मर रहे हैं। उन्होंने फौरन सर्वे करवाया। हम कहते हैं इस्लाम दकियानूसी, इस्लाम जदीद तरीन मजहब है। हुक्मरान सर्वे करवाया। सर्वे क्या करवाया जी? पता चला जी ज्यादातर वो बच्चे मर रहे हैं, उन माओ के बच्चे मर रहे हैं जो मासियां हैं, घरों में जाके काम करती हैं। वो 2-3 महीने बच्चे को दूध पिला के दाइयों को दे देती, जो केयर नहीं करती, बच्चे माँ का दूध ना मिलने की वजह से वफात पा जाते हैं विद इन 6 मंथ्स। वो रोए, उमर रोए, या अल्लाह इन सब बच्चों का खून उमर की गर्दन पर है। फिर उन्होंने कहा कि 20 महीने जब तक वो, या 30 महीने जब तक वो दूध नहीं छुड़ा देगी, उस वक्त तक उसको अलाउंस मिलेगा घर पे, बच्चे का अलाउंस, उसकी माँ का अलाउंस, उसके घर का, बच्चे के सारे अलाउंस। आज भी वेस्ट में है, हमारा सो कॉल्ड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में नहीं पढ़ नहीं रहे ना। वो तो वेस्ट वाले तो इसलिए है क्योंकि वो तो रिसर्च कर रहे हैं, वो तो हजरत उमर को पढ़ रहे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं। मैं वही तो कह रही हूँ, हम चूम चूम के रख रहे हैं ताकों में। तो हमें कहाँ समझ आने वाला है शहरयार साहब? कुछ नहीं। दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब का नाम है अल कुरान।
सबसे ज़्यादा रिसर्च की जाने वाली किताब का नाम है अल कुरान, सबसे ज़्यादा फॉलो की जाने वाली किताब का नाम है अल कुरान। लेकिन कौन फॉलो कर रहे हैं? नॉन मुस्लिम्स। यहाँ द फास्ट, हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं हर फोरम पे बैठ के, मैं भी कहता हूँ जी द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन द वर्ल्ड इज इस्लाम, बट वेयर इज इस्लाम इन मी? हम तो ये बता रहे हैं कि मैंने जो है वो रमज़ान में 3 कुरान पाक ख़त्म कर लिए, इतने से पारे पढ़ लिए और रेस लगी। अच्छा, सफ़र के महीने पे मुझे एक और चीज़ याद आ गई अभी, वो ये याद आ गई कि मुझे बचपन में ये याद है, मदरसों में बच्चों को पढ़ने के लिए बुलाते थे ना, तो हम भी जाते थे। तो जी उसमें क्या होता था मुफ्ती साहब के वो आटे की गोलियां होती थी और 313 दफ़ा जो है वो सूरह मुज़म्मिल पढ़नी होती थी। फिर वो आटे पे पढ़ते थे, उनको दम करते थे, मतलब हम क्या करते थे। फिर वो उसके बाद जो है उनको कहते थे कि इसको पानी में बहा कर आना है, जड़ी में बहा कर। हाँ, तो उससे पता नहीं आज तक आप जाए नेटी जड़ी पे बच्चे क्या है वो करना है, गोलियां प्लेट में रख के बैठे हुए होते हैं और लोग मियाँ बीवी जिनकी औलाद नहीं हो रही होती। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ तो ये रोजाना की प्रैक्टिस है ना, लोग आते हैं हजरत हमने 11 जुमे रातें वहाँ जाके ना आटे की गोलियां भी फेंकी हैं, अभी तक प्रेगनेंसी नहीं हुई वाइफ। और जी मैं गैब शबाब रहमतुल्लाह मदार पर इतने जुमे रातें गया हूँ, अभी तक कुछ नहीं हुआ। जब तक हम फाइले हकीकी को छोड़कर जो द रियल क्रिएटर है, द रियल प्रोड्यूसर है, द रियल मुसव्विर है अल्लाह सुब्हानहू व तआला, उसको छोड़ करके जब हम इधर उधर भागते रहेंगे ना। अभी कहते हैं कि भाई हम कुरान पाक से तो पढ़ रहे हैं, सूरह मुज़म्मिल से पढ़ने में मसला गया, 313 दफ़ा पढ़ लिया, अगर पढ़ लिया तो पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, ये पहले तो ये बताएं। अमल करना है इसके ऊपर। आपने सूरह मुज़म्मिल पढ़ी है? जिसने भी पढ़ी उसने तर्जुमा पढ़ा है? मुज़म्मिल का नाम पता, मतलब पता है? ये नहीं पता। हाँ मुज़म्मिल हो, बड़े मुज़म्मिल भाई का नाम रखा अम्बा ने। क्यों रखा? भाई क्यों रखा है ये भी तो बताओ। मुज़म्मिल कहते किसको हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी अलैहि सल्लम को या अय्युहल मुज़म्मिलु कह करके क्यों पुकारा? ये भी तो देखें ना, पता ही कुछ नहीं है और हम इतने कुरान ख़त्म करा दो। माहे सफ़रुल मुज़फ़्फ़र में लोग कहते हैं जी बहुत ज़्यादा लोग मरते हैं, तो क्या सफ़र के अलावा में लोग नहीं मरते? हाँ बेशक, चूँकि जो बुजुर्गान दीन हैं उन्होंने कोई अच्छा काम किया तो उनको हम याद करते हैं, तो कहते हैं जी फला 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 बड़े बड़े बुजुर्ग सफ़र में गए जी। तो क्या हो गया भाई, इनसे भी बड़े बड़े हमारे नबी अलैहि सल्लम तो रबीउल अव्वल में तशरीफ़ ले गए दुनिया से, तो आपने रबीउल अव्वल को क्यों नहीं पॉइंट आउट किया? अभी तो रबीउल अव्वल में भी इतने मसाइल हैं। हकीकत है, दुनिया की जान है कायनात की रसूल करीम अलैहि। तो भाई बात ये है कि हमारे यहाँ सिर्फ जहालत है। हमें ज़हनी तौर पर यह कहा गया कि जी जब तक तुम टिकटॉकर नहीं बनोगे, जब तक सोशल मीडिया के ऊपर हीरो नहीं बनोगे, जब तक तुम्हारी इतनी व्यूअरशिप नहीं आ जाएगी, यू आर नो मोर। नहीं, आप बने ना टिकटॉकर, आप कुरान और रिसर्च को उठा के रखें, चैनल्स बनाएं और शेयर करें, अच्छी बात है, मालूमात करें। आप हदीस का चैनल बना लें, आप शेयर करें मालूमात। क्यों हम भाई उसने बना के दे दिया तो खाली नाचने के लिए थोड़ी बना के दिया, जिसने बनाया वो उसको किस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, और हम जो है वो अपना सब कुछ छोड़ के उनके पीछे पड़ गए। आप क्यों नहीं इस्तेमाल करते कुरान और हदीस की प्रमोशन के लिए? आप अच्छी बातें क्यों नहीं उस पर शेयर कर? खैर मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा हुआ कि उलमा आ गए हैं उस पर। अबू मूसा यूट्यूब पे और टिकटॉक पे मैं देख रही हूँ लेक्चर्स बड़े अपलोड हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात। अबू मूसा ख़ारज़मी, ये सारी दुनिया को पता है कि जी ग्रेविटेशनल किसने फोर्स इजाद की थी, और जी न्यूटन ने। उसके सर पे सेब गिरा था, शुक्र करो हंदवाना नहीं गिरा मर गया होता। बहरहाल आपको ये पता है कि जी ये 3 लॉज ऑफ मोशन जो है ना न्यूटन ने दिए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बट क्या आपको पता है कि पूरी कायनात का ज़मीन का जो है आपका डायमीटर और ये सर्कमफ्रेंस ये किसने निकाला? ये अबू मूसा अल ख़वारज़मी ने निकाला, जिसने ज़ीरो इजाद किया था, जिसने 111110 यानी जिसने लॉगरिथम निकाला। लॉगरिथम वो है कि जिसके ऊपर ही आपका मोबाइल, आपकी सारी जो भी आपकी लैपटॉप है, कंप्यूटर है, इसकी जो मेन बेसिक लैंग्वेज है वो लॉगरिथम है। और ये किसने इजाद की? मूसा अल ख़वारज़मी ने। अच्छा, आपको पता है सबसे पहला यूनिवर्सिटी जिसने कायम की? फातिमा नाम था उस लड़की का, खातून। 2 बहनें थी, उन्होंने अपने वालिद की सारी जायदाद इस मिस्र के अंदर यूनिवर्सिटी आज तक मौजूद, दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटी। बात आपको पता है हवाई जहाज़ किसने ईजाद किया था? किसकी? ये अब्बाद बिन फरनास ने ईजाद किया था। उसने अपने ऊपर सब बांध करके वो अपनी कमर की हड्डियां तोड़वा दी थी, लेकिन इंसानियत के लिहाज देखो आपकी एरोप्लेन उसी की बेस पर, उसकी बुनियाद इसने बना करके दी। अबू अली सीना द फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है या फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। व्हाई नॉट वी नो ऑल दीज थिंग्स? क्यों? हमारे पास सब कुछ पता है। और जी ये होने वाला है, इलॉन मस्क ने ये कर दिया, वो शटल वहां पर लेकर जाएगा, 3 घंटे में हम कनाडा पहुंच जाएंगे। ओ भाई, हु इन्वेंटेड ऑल दीज थिंग्स? ट्राई टू फाइंड द रूट ऑफ इट।
सारा आप उठा करके इस्लाम, मैं कह रहा हूं योशिहिडे कोजाई जापानीज डॉक्टर है, उसने कहा मैंने जो इस्लाम कबूल किया ना, वो सिर्फ उसकी जो है ना जो सूरत बनी वो ये बनी कि मैंने जब देखा कि रसूल करीम अलैहि सल्लम को अल्लाह ताला ने फरमा दिया सुभान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु आयातुना। अरे ये वो मकाम है कि जिसके इर्द गिर्द हमने निशानियां रख छोड़ी हैं। देन ही वेंट टू इसराइल, आज का फलस्तीन जो ये लोग इसराइल कहते हैं, ही वेंट ओवर देयर, उसने बातुल लहम को स्टडी किया, उसने वहां दीवार गिरिया को स्टडी किया, उसने वहां जाकर के सारी चीजों को स्टडी किया। साहब कि हम जो है खुद इतना पढ़ नहीं रहे, जान नहीं रहे, जो लगी लिपटी रिवायात है उनकी तायीद और उनकी पैरवी ऐसे कर रहे हैं जैसे बस ये कुरान और हदीस है। हम कुरान और हदीस को पीछे छोड़ दिया, बातों में बहुत आगे निकल गए। तो स्टिक टू द कुरान आप पढ़ें। बिल्कुल शहरयार साहब सही बात करें कि हमारी रूट्स इतनी रिच है, बात वही है कि हम समझें और उस पर अमल करें। जहाँ आपको कुरान और हदीस से हवाला मिलता है बस वहाँ रुक जाएं, वही मस्तनद चीज़ है जिसको आपने फॉलो करना है। इसी बात के साथ रमशा कमर और टीम को दीजिए इजाज़त। दाऊद साहब आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पे आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।